नमस्ते। कभी सोचा है ये जो हमारे चारों तरफ सब कुछ है, ये आखिर बना किस चीज से है? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। ये सवाल पता है कोई नया नहीं है। हजारों सालों से बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स सब इसी सोच में डूबे रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, ये पत्थर, अरे हम खुद भी, आखिर वो कौन सी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज है जिससे ये सब कुछ बना है? और कमाल की बात देखिए, इस सवाल का जवाब ना दुनिया के दो अलग अलग कोनों में लगभग एक ही टाइम पे सोचा जा रहा था। सोचिए, एक तरफ थे हमारे भारत के महर्षि कणाद, करीब 500 बीसी की बात है ये। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, और उन्होंने उसे नाम दिया परमाणु। और अब सुनिए, ठीक उसी वक्त एंशियंट ग्रीस में डेमोक्रिटस नाम के एक फिलोसोफर ने भी बिल्कुल यही बात कही, और उस कण को उन्होंने कहा एटम, जिसका ग्रीक में मतलब ही होता है इनडिविजिबल, जिसे काटा न जा सके। तो हजारों साल तक ना ये बस एक आइडिया था, एक फिलॉसफी, मतलब सोचने में अच्छा लगता था। लेकिन फिर आया साइंस का दौर। अब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलना था, अब तो एक्सपेरिमेंट्स करके साबित करना था। और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है, एक तरह की साइंटिफिक जासूसी। तो 18th सेंचुरी के आखिर में एंटवान लवॉइजियर जैसे साइंटिस्ट्स आए। उन्होंने कहा, चलो अब पता लगाते हैं कि ये एलिमेंट्स आखिर एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। और इस बार उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने हर चीज को प्रिसाइजली नापना तौलना शुरू किया, हर चीज का एकदम पक्का रिकॉर्ड रखा। तो उनके सामने पहला बड़ा सवाल ये था, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या चीजों का टोटल मास, मतलब उनका कुल वजन, बदलता है? सोच के देखिए, अगर आपने दो चीजें मिलाईं और उनसे कोई तीसरी नई चीज बन गई, तो क्या नई चीज का वजन पहले वाली दोनों चीजों के वजन के जोड़ के बराबर होगा, या कम होगा, या ज्यादा? और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जवाब एकदम साफ था, नहीं, वजन बिल्कुल नहीं बदलता, जितना था उतना ही रहता है। और यहीं से साइंस का पहला बड़ा नियम बना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है, वो बस रूप बदलता है। जितना मास रिएक्शन के शुरू में था, ठीक उतना ही आखिर में भी होगा। ठीक है, तो एक सुराग तो मिल गया। अब चलते हैं दूसरे सुराग की तरफ। साइंटिस्ट ने पानी जैसे कंपाउंड्स को बहुत गौर से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पानी, चाहे वो नदी से लो, समुद्र से लो, या फिर लैब में बना लो, हर पानी में एक बड़ी अजीब और ख़ास बात थी। और वो ख़ास बात ये थी कि पानी हमेशा हमेशा दो ही चीज़ों से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो अनुपात होता है ना, वो भी हमेशा फिक्स्ड रहता है। और यहीं से दूसरा बड़ा नियम निकला, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। सीधी सी बात है, कोई भी प्योर केमिकल सब्सटेंस ले लो, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका मास का रेशो हमेशा हमेशा सेम रहेगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपने 9 ग्राम पानी लिया और उससे उसके एलिमेंट्स में तोड़ा, तो जानते हैं क्या मिलेगा? आपको हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगी, ऑलवेज। ये रेशियो कभी नहीं बदलता, 1:8। ये नेचर का एक पक्का नियम था, एक पहेली जिसका जवाब ढूंढना अभी बाकी था। तो अब देखिए, हमारे पास दो बड़े क्लूज थे। पहला, मास कभी खत्म नहीं होता, और दूसरा, कंपाउंड्स में एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। ये नियम तो पता चल गए, पर सवाल ये था कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? लेकिन अब एक ब्रिटिश केमिस्ट आने वाला था जो इन सारी कड़ियों को जोड़ने वाला था। और यहाँ एंट्री होती है जॉन डाल्टन की और उनकी रेवोल्यूशनरी एटॉमिक थ्योरी की। ये वो थ्योरी थी जिसने केमिस्ट्री की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी सामने रखी। उनका काम बहुत ब्रिलियंट था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हजारों साल पुराने एटम वाले आइडिया को लिया और उसे उन दो नए साइंटिफिक लॉज से जोड़ दिया। और फाइनली उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि वो नियम आखिर काम क्यों करते हैं। तो क्या कहती थी डाल्टन की थ्योरी? चलिए इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं। पहला, हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है जिन्हें एटम्स कहते हैं, सिंपल। दूसरा, एटम्स इनडिविजिबल हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता और किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो वो बनते हैं ना खत्म होते हैं।
अरे ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सप्लेनेशन है। तीसरा, एक एलिमेंट के सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनका मास, उनकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ, और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होते हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम्स जब जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर्स के रेशियो में जुड़ते हैं, जैसे 1:2 या 2:3। और ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। कमाल है ना। तो डाल्टन की थ्योरी ने एक सॉलिड फाउंडेशन रख दी, लेकिन अब सवाल ये था कि इस पूरी एटॉमिक वर्ल्ड से डील कैसे करें। हमें अब एटम्स की एक लैंग्वेज सीखनी थी। उनके सिंबल्स क्या हैं, उनका मास कैसे पता करें, और जब वो जुड़ते हैं तो उनके फॉर्मूलाज कैसे लिखें। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख तक नहीं सकते। तो फिर भला कोई उनका वजन कैसे करेगा? मतलब ये तो इम्पॉसिबल लगता है ना। साइंटिस्ट ने इसका एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, हम एटम का एक्चुअल मास नहीं नाप सकते, तो चलो हम उनका रिलेटिव मास निकालते हैं। मतलब एक के मुकाबले दूसरा कितना भारी है। उन्होंने कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड बनाया और उसके मास के 12वें हिस्से को कहा 1 एटॉमिक मास यूनिट, या शॉर्ट में U। अब बाकी सारे एटम्स का मास इसी 1U के कंपैरिजन में बताया जाता है। इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फल वाला है, पर उसके पास वो लोहे वाले बाट नहीं है। वो क्या करता है, एक तरबूज उठाता है, उसके 12 बराबर हिस्से करता है और एक हिस्से को 1 यूनिट का बाट बना लेता है। अब वो बाकी सारे फल उसी तरबूज के टुकड़े से तौलता है। बस साइंटिस्ट ने भी यही किया, बस यहाँ तरबूज की जगह उन्होंने कार्बन 12 एटम को लिया था। तो हमने एटम को समझ लिया, पर मजे की बात यह है कि ज्यादातर एटम्स अकेले रहना पसंद नहीं करते। वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर ग्रुप्स बना देते हैं, और इन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम जुड़ा होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये एटम्स आखिर एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है वैलेंसी में। वैलेंसी क्या है? ये किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर है, मतलब वो कितने बॉन्ड बना सकता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हर एटम के पास कुछ हाथ होते हैं दूसरे एटम्स को पकड़ने के लिए। किसी के पास 1 हाथ होता है, किसी के पास 2, और यही हाथ डिसाइड करते हैं कि कौन किससे और कैसे जुड़ेगा। यहाँ देखिए, कुछ कॉमन एलिमेंट्स की वैलेंसी दी हुई है। जैसे सोडियम Na+, उसकी वैलेंसी है 1, मतलब 1 हाथ। मैग्नीशियम Mg2+ की 2 है। एल्यूमिनियम Al3+ की 3। दूसरी तरफ क्लोराइड Cl- की 1 है और ऑक्साइड O2- की 2। बस ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है ना, यही केमिकल फॉर्मूलाज लिखने की की है। तो चलो अब इन हाथों को यूज करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। स्टेप 1, दोनों के सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज लिख लो, Mg की 2 और Cl की 1। स्टेप 2, अब बस इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर दो, मतलब Mg का 2 दे दो Cl को और Cl का 1 दे दो Mg को। तो क्या बना? Mg को मिला 1 और Cl को मिला 2। फाइनल फॉर्मूला बन गया MgCl2, है ना, एकदम सिंपल। तो देखा आपने, कहाँ से शुरू किया था हमने? हजारों साल पुराने फिलोसॉफिकल आइडियाज से लेकर साइंस के पक्के नियमों तक, और फिर एटम्स की लैंग्वेज को समझने तक। अब हम ये जानते हैं कि हमारी ये पूरी दुनिया इन्हीं छोटे छोटे अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है। और सबसे कमाल की बात, जो चीज कभी सिर्फ एक कल्पना थी, एक आइडिया था, उसे आज हम सच में देख सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सिलिकॉन के सरफेस की है, और इसमें ये जो छोटे छोटे बम्स है ना, वो एक एक इंडिविजुअल एटम है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इस इनविजिबल वर्ल्ड में झांक सकते हैं। ये सच में अमेजिंग है। तो अब अगली बार जब आप अपने आसपास किसी भी चीज को देखें, तो सिर्फ उस चीज को मत देखिएगा, उसके अंदर मौजूद उन अरबों खरबों एटम्स के बारे में सोचिएगा जो एकदम परफेक्ट नियमों से जुड़कर उस चीज को बना रहे हैं। इस नॉलेज के बाद क्या हमारे चारों तरफ की दुनिया थोड़ी और ज्यादा मैजिकल नहीं लगती?